तरी बघ, आता व्हिडिओ बघा, याच्यामध्ये तो काय ड्रॉप टाकतोय, तर सुरुवातीला काय होतंय, तो ड्रॉप टाकतोय तर पाणी असं निघून जायला पाहिजे होतं ना. पण ते ड्रॉप पडत राहतात, पण ते पाणी तिथून खाली पडत नाही. तुम्ही बघितलं का याचा शेप कसा झालेला आहे? तर बघा, हा शेप बघा एकदा, असा पूर्ण स्पिअरिकल होऊन गेलेला आहे तो. दिसतोय ना? पूर्ण स्पिअरिकल झालेला आहे बघा असा. मुळात तो फ्लॅट होऊन असं पाणी बाहेर निघून जायला पाहिजे होतं, बघायला गेलं तर. पण मग तो स्पिअर बनत जातो, बनत जातो, बनत जातो, तोपर्यंत स्पिअर बनतो जोपर्यंत त्याचा कोहेजिव्ह फोर्स स्ट्रॉंग असतो. कळलं का? मग एक कंडिशन अशी येईल की त्याचा कोहेजिव्ह फोर्स इतका सक्षम राहणार नाही त्या पूर्ण वॉटरला पकडण्या एवढा, आणि मग नंतर ते पाणी खाली पडून जाईल. कळलं का? पण तो बरचसं पाणी स्टोअर करतो त्याच्या कॅपॅसिटीच्या वर. हे बघा त्याची किती कॅपॅसिटी असते. बघा, ड्रॉप टाकला, परत त्याने स्टोअर करून घेतला, परत केला, वाढतोय स्पिअर, पण त्याचे कोहेजिव्ह फोर्सेस त्या बाहेरच्या सरफेसला तोडायला तयार नाहीये. कळलं का? मग सरफेसला काय तयार झालेलं आहे? टेन्शन तयार झालेलं आहे. आता तुम्ही याला थोडा जरी स्पर्श केला ना, ते पाणी पडून जाईल खाली. आणि तो स्पर्श करून तुम्ही काय केलं, त्याचं सरफेस टेन्शन त्याचं ब्रेक केलेलं असतं. मग सरफेस एनर्जी, सरफेस टेन्शन ब्रेक झाल्यामुळे काय होतं, ते पाणी खाली सांडतं. मग ही गोष्ट हमेशा होते कुठल्याही सरफेसच्या ठिकाणी, कुठल्याही ग्लासमध्ये पण होते. ग्लास अगदी काठोकाठ भरला ना, त्याच्या वरती लेयर तयार होतो. कौन सा पानी हो? कोई सा भी पानी ले लो ना, नॉर्मल पानी भी हो सकता है, क्यों नहीं होगा? डाल के देखो, ठीक है? बस धार मत लगा देना, एक एक ड्रॉप डालना, ड्रॉप डालोगे तो होगा, ठीक है? तो देखो, ये बहुत सा पानी अभी इसमें इंसर्ट कर रहा है, देखो देखो कितना हो रहा है, कितने ड्रॉप खाली है ना उसने। अब सबसे लास्ट वाला ड्रॉप ये हो गया, ये ऊपर चला गया। अब इससे फिर वो पानी पूरा का पूरा नीचे आ जाएगा, क्योंकि उसको पाथ मिल जाता है, तो पूरा सरफेस टेंशन डिक्रीज होने की वजह से वो पूरा का पूरा पानी नीचे आ जाता है। तब तक वो बियर करके रखता है उसको। तो इसके पीछे रीजन क्या है? उसका सरफेस का टेंशन रीजन होता है इसके पीछे। उसके दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कोहेजिव फोर्स रहता है ना, वो कोहेजिव फोर्स बाहर के सरफेस पे टेंशन लगा के रखता है, दैट्स व्हाई वो नीचे नहीं गिरता। ऑनलाइन क्लियर है क्या एवढं? हॅलो? हो. आर्या, पुष्कर, हो सर. चला पुढे. आता हे पण एक सरफेस टेन्शनचं बेस्ट एक्झाम्पल आहे बघा. एक बाउल घेतलाय यांनी, आणि ते पेपर पिन्स असतात बघा, पेपर पिन्स माहिती तुम्हाला, पेपरला चिटकवण्याच्या पिन्स, ते दोन पेपर, त्या पेपर पिन्स पण पाण्यावरती तरंगतात. आता ते ऍक्च्युली काय आहे? मेटल आहे ना ते. आणि मेटल कसं पाहिजे, ते आयनचं बनलेलं असतं, स्टेनलेस स्टीलचं. स्टेनलेस स्टीलचं मेटल पाण्यात काय झालं पाहिजे? स्विंग झाला पाहिजे की नाही? डेन्सिटी किती जास्त आहे ना त्याची पाण्यापेक्षा, पण तरी पण ते फ्लोट होतं. त्याच्या मागे ते आर्किमिडीजचं प्रिन्सिपल नाहीये, त्याच्या मागे हेच परत प्रिन्सिपल असतं, लेन. हाँ, तो लेन बढ़ा देता है वो। लेन बढ़ने की वजह से क्या होता है, उसका एक शेप ऐसा बहुत ज्यादा रहता है ना। देखो अभी इधर ये क्या कर रहा है, एक बॉल ले रहा है, एक बॉल में वाटर उसने फिल कर दिया, ठीक है? वाटर फिल करने के बाद क्या कर रहा है वो, एक पेपर पिन टिश्यू पेन पे ली उसने, फिर वो टिश्यू पेपर नीचे चला जाएगा और पेपर पिन ऊपर रह जाएगी पानी की सरफेस के ऊपर। इवनली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए ना, नहीं तो एक जगह पे प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो वो अंदर चली जाएगी, इसलिए उसने पेपर पे लिया। समझा? फिर वो उसने पूरा पेपर नीचे डाल दिया, मतलब ये पूरा पेपर को अभी कांटेक्ट तोड़ गया, वो वाटर के सरफेस पे अभी है, ठीक है ना? अब पेपर निकालने के बाद भी वाटर के सरफेस पे क्या हो रहा है, वो फ्लोट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखो, हो रहा है, वाटर सरफेस फ्लोट हो रहा है ना। तो ऐसे फ्लोट होते रहता है वो। तो अभी इसको अगर तुम्हें डीप, मतलब अगर इसको तुम्हें डिप करवाना होगा, तो फिर तुम्हें क्या करना पड़ता है, उसके अंदर एक लिक्विड छोड़ना पड़ता है। लिक्विड कौन सा? जो कि सरफेस टेंशन को डिक्रीज करे, जैसे डिटर्जेंट। क्या? डिटर्जेंट, कोई भी डिटर्जेंट ले लो, लिक्विड फॉर्म का डिटर्जेंट, और एक ड्रॉप डाल दो उसमें। जैसे तुम डिटर्जेंट का ड्रॉप डालोगे, वैसे पेपर पिंस नीचे चली जाएगी। अगर वो आर्किमिडीज के प्रिंसिपल पे काम करता था, तो फिर उसमें तब भी फ्लोट होना चाहिए था, जब भी हम डिटर्जेंट डाल रहे हैं। तो अगर हम डिटर्जेंट डालने के बाद अगर वो नीचे जा रहा है, इसका मतलब वो आर्किमिडीज के प्रिंसिपल पे काम नहीं करता। वो कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? सरफेस टेंशन के प्रिंसिपल पे काम करता है। कि सरफेस टेंशन जब तक था तब तक वो पेपर फिल्म फ्लोट हो रही थी। जैसे सरफेस टेंशन, डिटर्जेंट डालने से सरफेस टेंशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो जैसे मैंने डिटर्जेंट डाला, वैसे सरफेस टेंशन कम हो गया, कोएजिव फोर्सेस वीक हो गए, ठीक है? छोड़ दिया उन्होंने मॉलिक्यूल ने, नीचे के मॉलिक्यूल ने ऊपर के मॉलिक्यूल छोड़ देते हो। तो जैसे वो छोड़ देते वैसे सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाता है।
सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाता है, वो चीज नीचे चली जाती है। समझा? तो ये भी एग्जांपल किसका है? सरफेस टेंशन का है। अब हम ढूंढ रहे हैं सरफेस की एनर्जी को, सरफेस एनर्जी। ये एक्सपेरिमेंट किसका है? सरफेस एनर्जी का। ये हमें इसका डेरिवेशन में लिखना होता है पेपर में, तो डेरिवेशन बताऊंगा मैं क्या होता है वो। तो इतना जरूरी नहीं है, बस वो निकालना पड़ता है, उसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होता है सरफेस एनर्जी का हमारे लिए। ठीक है, तो सरफेस एनर्जी मतलब वर्क एनर्जी, मतलब क्या होता है? वर्क ही तो होता है, बस कैपेसिटी होता है वर्क करने की। तो सरफेस में कुछ एनर्जी होती है जो वर्क को वर्क वर्क क्रिएट करवाती है, आप कुछ करो या ना करो। ठीक है, अभी ऐसे क्यों होगा? तो इस एक्सपेरिमेंट को देखो तुम, वो चीज तुम्हें पता चल जाएगी। ये ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट है हमारे यहाँ पे भी वो सिलेंडर रहता है एक ऐसे, इधर एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप रहता है, और बीच में हम सोप सॉल्यूशन से उसको सोप बनाते हैं। मतलब देखो, इसमें देखो एक सोप बन गया है, दिख रहा है ना बीच में, ये ऐसे सोप का बबल 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 नहीं बोल सकते हम उसको एग्जैक्टली, हाँ वो शीट बन जाती है सोप की। ठीक है, तो अभी क्या हो गया, ये कांटेक्ट में आ गई यहाँ पे। तो अब ये तो पूरा फिक्स्ड है, ये पूरा स्ट्रक्चर फिक्स है ना, ये कोई वैरी नहीं हो सकता। लेकिन इसका ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ये वाला, ये मूवेबल है। क्या है? मूवेबल है। तो ये यहाँ पे क्यों अटका हुआ है? क्योंकि उसके पीछे रीजन है कि इसने यहाँ पे थोड़ा सा बेंड करके रखा है इसको, दिख रहा है ना? तो बेंडिंग की वजह से खींचा हुआ है वो। अगर वो बेंडिंग को थोड़ा कम कर देगा, ऐसे फिंगर से अंदर की तरफ दबा देगा ऐसे, तो फिर वो बेंडिंग से जो खींचा हुआ था वो छूट जाएगा। फिर तो ये रिलीज हो जाएगा कि नहीं? फिर रिलीज होने के बाद क्या होता है, ये जो स्ट्रिप होता है ना, ये इस तरफ चला जाता है। अब उस तरफ जाने का कोई सवाल उठता नहीं था, मतलब जाना नहीं चाहिए। वो जा रहा है मतलब उसको कोई तो खींच रहा होगा। नहीं समझा? मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, उसको रिलीज कर रहा हूँ फिंगर दबा के। मैंने उसको स्ट्रेच करके रखा था, मैं स्ट्रेच करके उसको दबा के रिलीज कर दिया। रिलीज करने के बाद वो वहीं पे रुकना चाहिए था। क्या है? मेटल की स्ट्रिप है ना। हाँ, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, जा क्यों रहा है? देखो ना तुम, देखो एक्सपेरिमेंट को देखो, उसने दबा दिया तो वो उधर चला जाता है। समझे क्या? फिर से देखो एक बार, देखो ये अभी नहीं जा रहा था, पहले दबा के देखा था उसने, देखा ना? पहले उसने दबा के देखा था। देखो एक्सपेरिमेंट को 2-3 बार देखो। अब जैसे सबसे पहले स्टार्ट होगा ना, वो दबा के देखेगा ऐसे, पहले दबा के देखा, देखो नहीं जा रहा है ना, फिर सोप बबल में डाला, फिर अभी दबा के देखा तो सोप बबल उसको खींच लेता है। फिर से देखो, देखो पहले अभी दबा के देखा उसने, देखो दिख रहा है क्या? नहीं समझा? देखो ना रे, शुरुआत में ऐसे दबा के देखता है ना वो। अभी नहीं, जैसे बिल्कुल स्टार्ट होगा तब की बात है। देखो हाथ के ऊपर ध्यान दो, उसके उंगलियों के ऊपर दबा दिया, देखो दबाया ना। हाँ, तो तब 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 अगर उसने प्रेस किया था तो वो जा नहीं रहा था। जैसे उसने सोप बबल में डाला, फिर बाद में जब प्रेस किया तो वो चला गया। समझे? अब ये एक्सपेरिमेंट क्या बताता है हमें? ये बताता है कि सोप बबल में सरफेस को एनर्जी होता है। जैसे ये यहाँ पे है ना, ये सरफेस है समझो इसका, यहाँ पे उसका एनर्जी रहता है। तो यहाँ पे अभी क्या हो गया, पहले क्या था, यहाँ पे एयर था। क्या था? एयर था ना। तो एयर एयर उतना कोई फोर्स लगाएगा नहीं, तो उसकी वजह से रिलीज होने के बाद वो खींचता नहीं था उसको। लेकिन जब जब जैसे यहाँ पे क्या आ गया, सोप बबल आ गया। क्या आ गया? सोप बबल क्या करेगा, कोई फोर्सेस लगाएगा। क्या लगाएगा? कोहेसिव फोर्सेस। और कोहेसिव फोर्सेस फिर उसको बाद में क्या कर देंगे, खींच लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कोहेसिव फोर्सेस लग रहे हैं लेफ्ट साइड को, इधर इधर ऐसे सोप बबल के मॉलिक्यूल्स उसको क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। तो सरफेस की एनर्जी रहती है, ये वर्क डन बनाती है। मतलब आप चाहो या ना चाहो, यहाँ पे फ्री एनर्जी मिलेगा आपको। फ्री एनर्जी मतलब आपने कुछ नहीं किया, वो तो फ्री की है ना, वो तो सोप ही खींच रहा है उसको। आपने क्या किया? फ्री एनर्जी। तो इसको क्या बोलते हैं? फ्री एनर्जी, बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की वजह से फ्री एनर्जी आती है आप में। आप कुछ नहीं कर रहे हो लेकिन फिर भी वर्क हो रहा है। ये चीज यहाँ से यहाँ पे जा रही, मतलब वर्क हुआ ना, डिस्प्लेसमेंट हुआ, dx इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो मतलब हम क्या बोलते हैं, कोई भी चीज अगर एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस हुई तो मतलब वर्क हुआ। तो कहीं ना कहीं पे तो फोर्स लगा होगा, और फिर उससे डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो फिर वर्क हुआ। और फोर्स कौन सा लगा यहाँ पे? सरफेस टेंशन। तो टेंशन इंटू डिस्प्लेसमेंट
इज इक्वल टू ये वर्क हो जाता है, और इसी को फिर हम सरफेस एनर्जी भी बोलते हैं। समझे क्या? सरफेस पे एनर्जी कितना रहता है, सरफेस टेंशन इंटू डिस्टेंस इतना रहता है। अब ये जो डिस्टेंस है ना, ये एरिया रहता है, मतलब ये पूरा रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है ना, तो ये चेंज इन एरिया बोल देते हैं इसको, मतलब लेंथ और ब्रेड्थ दोनों रहता है ना उसमें, दैट्स व्हाई। तो बेसिकली ये तो ये कॉन्सेप्ट ऐसे काम करता है, ठीक है। ऑनलाइन हे फ्री एनर्जी किंवा सरफेस एनर्जीचा कॉन्सेप्ट समजला तुम्हाला काय हा? हो. व्हिडिओ लक्षात ठेवा, म्हणजे कसं तुम्हाला पाठ करायची गरज नाही पडणार, ते 2D फिगर कळेल तुम्हाला 3D मध्ये कशी दिसते. पुढचं बघा. अब ये भी कैपिलरी की वजह से होता है. इसमें देखो ये क्या कर रहा है, कैपिलरी इफेक्ट का डेफिनेशन दिया, देखो इधर क्या दिया, डेफिनेशन पढ़ लो एक बार. द मूवमेंट ऑफ कैपिलरी एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हर जगह पे बहुत सी जगह पे कैपिलरी एक्शन होता रहता है. जैसे हमारी बॉडी के अंदर कैपिलरीज रहते हैं, कहाँ पे रहते हैं पता है क्या? कहाँ पे रहते हैं? हर जगह रहते हैं कैपिलरीज. कैपिलरीज रहते हैं हमारी लंग्स में या किसी कोई चीज में, तो क्या काम करते हो, सबसे इंपॉर्टेंट काम है उसका बॉडी में गैसेस एक्सचेंज, मतलब ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का गैसेस को एक्सचेंज करने का जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है ना, वो काम कौन करता है? कैपिलरीज करता है, गैसेस को एक्सचेंज करने का काम. तो कैपिलरी कर सकता है बिकॉज वो कैपिलरी एक्शन पे काम करता है. ऐसे हर जगह पे, जैसे जैसे प्लांट्स होते हैं, देखो प्लांट्स के नीचे वाटर रहता है, बराबर है ना, रूट्स की तरफ. वाटर कहाँ पे है? रूट्स की तरफ. और फिर हमें वाटर कहाँ पे चाहिए होता है फोटोसिंथेसिस के लिए? लीव्स में. वाटर कहाँ पे चाहिए, डिमांड उसके लीव्स में. और मिल कहाँ पे रहा है? बॉटम में, अर्थ में. तो फिर पानी ऊपर से नीचे जा कैसे रहा है फिर? ये तो फ्लो के अगेंस्ट हो गया ना. पानी हमेशा कहाँ पे आता था? ऊपर से नीचे आएगा. नॉर्मली उसके लिए आपको मोटर लगाने की जरूरत नहीं रहती ना. पानी ऊपर से नीचे आने के लिए मोटर, वो फ्री एनर्जी है तुम्हारे पास, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से हो रहा है. ठीक है. अभी ये उल्टा चल रहा है ना, वाटर तो नीचे था, लेकिन वाटर को वो प्लांट क्या करता है, ऊपर भेजता है विद द हेल्प ऑफ कैपिलरी एक्शंस. कैपिलरी एक्शन की वजह से. और उसमें और एक चीज होती है, थोड़ा सा वैक्यूम क्रिएट हो जाता है ऊपर, तो ट्रांसपीरेशन की वजह से क्या होता है, वो वहाँ पे वाटर कंटेंट कम हो जाता है और नीचे वाटर ज्यादा होता है, तो वो ऊपर चला जाता है. तो वो भी एक चीज है. और दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आधा काम ये करता है, आधा काम वो करता है. समझेगा? तो उसमें फाइलम और जोम नाम, फाइलम और जोम ऐसे कुछ, हाँ जाइलम ऐसे कुछ तो भी रहता है. हाँ. तो वो जो ट्यूब्स रहती है ना ऐसे, वो छोटी सी ट्यूब्स रहती है, वो छोटी छोटी सी. और हर एक का अपना अपना काम होता है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन होता है कुछ तो भी काम उनका. ठीक है. तो वो एक एक फूड लेके जाता है और एक वाटर लेके जाता है. कौन फूड लेके जाता है, जाइलम या फ्लोएम? फ्लोएम क्या लेके जाता है? फूड. ग्लूकोज. हाँ मतलब फूड ना. हाँ. और जाइलम वाटर लेके जाता है क्या? हाँ. हाँ. तो जाइलम जो होता है, वो जो एक छोटी सी ट्यूब है ना, वो छोटी सी ट्यूब जब रहता है, बहुत छोटी सी ट्यूब रहती है, बहुत पोर्स रहते हैं. पोर्स मतलब क्या? होल जैसे. अब लकड़ी काटने के बाद थोड़ी ना तुम्हें ट्यूब दिखती, छोटे छोटे पोर्स रहते हो. तो पोर्स से एक दूसरे को कनेक्टेड रहते हैं, होल्स से. तो होल्स कनेक्टेड होने की वजह से वो ट्यूब बन जाती है एक छोटी सी. तो ये ट्यूब किसकी तरह काम करती है, इसको बोलते हैं कैपिलरी. क्या बोलते हैं उसको? हाँ, ये कैपिलरी है. छोटी सी ट्यूब जब बन जाती 1 mm से छोटी वाली डायमीटर, उसको कैपिलरी बोलते हैं. ये तो बहुत ही छोटा रहता है फिर. तो जितना ज्यादा ट्यूब छोटा रहेगा उतना पानी ऊपर चढ़ता है उसमें. तो ये कॉन्सेप्ट है, ये वैक्यूम क्रिएट कर देता है ऊपर ट्यूब. ये हमेशा छोटी ट्यूब के साथ ही होगा, बड़े ट्यूब के साथ नहीं होता है वैसा. ठीक है. तो ये जो कॉन्सेप्ट है राइज और फॉल लिक्विड लेवल का, उसको कैपिलरिटी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? कैपिलरिटी. मतलब पानी ऊपर चढ़ता है या नीचे जाता है कैपिलरी में अपने आप, उसको बोलते हैं कैपिलरिटी. वो फेनोमेनन का नाम है, और उस एक्शन का नाम है कैपिलरी एक्शन. ठीक है. अभी वो बताऊंगा मैं क्या हो रहा है. तो देखो हाँ, छोटा होने की वजह से ऊपर वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, वैक्यूम की वजह से पानी ऊपर चढ़ रहा है. लेकिन ये ऊपर चढ़ता कौन सा है, सिर्फ जिसकी डेंसिटी कम रहती है. जिसकी डेंसिटी ज्यादा रहती है वो नीचे ही रह जाता है. बताऊंगा मैं अभी पूरा डिटेल में. कैपिलरी का मतलब तो समझ गया कि कैपिलरी इफेक्ट मतलब मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ. तो ये हर जगह पे अप्लाई होगा, ये हमारी बॉडी में भी रहता है. पूरे नेचर इसको बहुत जगह पे अप्लाई करता है इसको. ठीक है. तो अभी ये देखो,
द मूवमेंट ऑफ लिक्विड अलोंग द सरफेस ऑफ अ सॉलिड caused by the attraction of molecules of the liquid to the molecule of the solid. अब यहाँ पे लिक्विड और सॉलिड का अट्रैक्शन हो रहा है, मतलब कौन सी फोर्सेस है? एडिजिव फोर्सेस की वजह से वो लिक्विड एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो रहा है, समझेगा? तो ऐसा सिर्फ किस में हो सकता है? कपड़ा वगैरह जो रहता है, कपड़ा जो रहता है हमारा, वो भी एक्चुअल में क्या है, कॉटन जो होता है ना, वो पोर्स होता है, मतलब खाली खाली जगह रहती है कॉटन में बहुत सी। कॉटन का धागा, कॉटन देखा है तुमने कभी? उसमें पानी भर जाता है ऐसा पूरा, तो बहुत से पोर्स रहते हैं उसमें। वो पोर्स किसकी तरह काम करते? कैपिलरी की तरह काम करते। अब कैपिलरी के बहुत से एग्जांपल है, जैसे अभी तुम्हारे पेन की इंक जो तुम्हारे पेज पे चलती है ना, वो पेन वहां पे इंक रह जाती है। वो क्यों रह जाती है वहां पे? क्योंकि वो पेपर जो है ना, वो भी कपास की जैसे ही है, उसमें छोटे छोटे पोर्स है, होल्स है। अगर पानी डाल दो ना पेपर पे, तो वो पूरा सोख लेता है उसको। मतलब उसके अंदर छोटे छोटे क्या है, पोर्स है, वो छोटे छोटे होल्स रहते हैं पेपर में, बहुत छोटे छोटे रहते हैं। और छोटे छोटे होल्स क्या बोल के काम करते हैं? कैपिलरी बोल के बिहेव करते हो। तो फिर तुम जब इंक डालते हो उधर, तो इंक उसके अंदर घुस जाता है, तो उसके ही पार्ट में रहता है, फिर बाकी पार्ट में नहीं जाता है, तो क्योंकि वो सक कर लेता है उसको, वो कैपिलरी। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है, जो हमारा इंक पेन जो रहता है वो पेपर पे चलता है, या फिर जो ये ट्रांसपिरेशन में जो पानी ऊपर जाता है इसमें जाइलम से या फ्लोम से, या फिर हमारी बॉडी में जो कैपिलरीज है वो जो काम करती है, सारे एक ही प्रिंसिपल पे काम करती है, कैपिलरी एक्शन। ठीक है, अभी वो देखेंगे कैपिलरी एक्शन का कॉन्सेप्ट कैसे रहता है। तो अभी इसने फिलहाल एक एग्जांपल लिया है, इधर दिखाया नहीं उसने बस एक चीज बताई है यहाँ पे कि ये ग्लास जो है मेरा, ये पूरा इम्प्टी ग्लास है, ठीक है, और ये ग्लास में मैंने क्या किया है, पूरा पानी भरा हुआ है, कौन सा? रेड कलर का। अब क्या होता है, मैं अगर इसको डायरेक्टली इसमें पानी मुझे डालना है, लेकिन मैं डायरेक्टली नहीं डाल रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, एक मैं टिश्यू पेपर ले लिया, टिश्यू पेपर बिल्कुल अच्छे से काम करेगा, कपड़ा नहीं तो टिश्यू पेपर, कपड़ा लेकिन पूरा कॉटन का होना चाहिए। अब कॉटन प्योर मिलता नहीं हमें, तो टिश्यू पेपर बहुत बढ़िया काम करता है उसको। तो टिश्यू पेपर ले लो, उसको बाउंड कर लो, और एक जगह से लेके दूसरी जगह पे डाल दो। ठीक है, तो तुम एक चीज नोटिस करना, यहाँ का पूरा पानी अपने आप कम हो जाएगा, और पानी कहाँ पे आ जाएगा? लेफ्ट साइड में अपने आप आता है। करके देखना घर पे, ठीक है? हाँ, लेवल होऊन जाईल ना, पूर्ण नाही जाणार, लेवल होऊन जाईल, पण पाणी जाईल ना। आता बघ, देखो इसने टिश्यू पेपर लिया, फिर प्रोसीजर देख बता रहा हूं। दो ग्लासेस लिए, फिर वो क्या कर रहा है, देखो टिश्यू पेपर को थोड़ा सा फोल्डिंग कर रहा है उसमें, मतलब अच्छे से डालने के लिए। फिर उसने उसको फोल्ड कर दिया, दो हिस्सों में से तोड़ दिया, फिर एक को यहाँ पे डाला, एक को यहाँ पे डाला, तो देखो वो सक करने लग गया है। देखो दिख रहा है क्या? वहां पे सारी कैपिलरी एक्शन फेनोमेनन काम करने लग गया है। वो सारी कैपिलरीज वहां से पानी उठा रही है और किधर डाल रही है? इधर। कुछ टाइम के बाद, 1 2 2 4 5 6 घंटे के बाद पानी तुम्हें ऐसे मिलेगा। ये टाइम बढ़ रहा है, देखो इधर, समझे क्या? धीरे धीरे होता है क्या? हाँ, धीरे धीरे होता है, ऐसे कैसे का सामने होगा। अब ये तुम्हें अच्छे से क्यों दिख रहा है? क्योंकि वो उसने फास्ट कर दिया उसको, समझा ना? मतलब 2 3 घंटे के बाद वैसा होगा, ऐसे डायरेक्टली नहीं हो जाता है वो, ऐसे एक्सपेरिमेंट की तरह। तो 4 5 6 घंटे के बाद तुम्हें ये चीज देखने को मिलेगी, समझा? दोनों दोनों ग्लास में पानी आ जाता है। तो ये होता है कैपिलरी एक्शन की वजह से। हाँ? नहीं, टिश्यू पेपर क्यों टूटेगा? टिश्यू पेपर टिकता है ना पानी में, ऐसा थोड़ी होता है कि पूरा। उसको तुमने कुछ नहीं कर रहे हो, तुम उसको बस डाल दिया है, हिला नहीं रहे हो, हिलाएगा तो टूटेगा। अब देखो ये बोल रहा है, देखो यहाँ पे उसने एक्सप्लेनेशन दिया है, क्या बोल रहा है? अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर आर नेचुरली अट्रैक्टेड टू ईच अदर एंड फॉर्म्स टेम्पररी हाइड्रोजन बॉन्ड। मतलब आपको पता है कि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है वो कोहेसिव फोर्स की वजह से नेचुरली एक दूसरे की तरफ क्या रहते हैं? अट्रैक्टेड रहते हैं, है ना? तो फिर यहाँ पे मॉलिक्यूल आने की वजह से वो दूसरे क्लास के मॉलिक्यूल्स को भी खींचते रहते हैं। तो फिर क्या हो जाता है? देयर अट्रैक्शन ऑफ ईच अदर ऑन द सर्फेसेस ऑफ द सॉलिड गिव्स राइज द सरफेस टेंशन। मतलब क्या हो जाएगा? उनका जो अट्रैक्शन है एक दूसरे की तरफ का, ऑन द सरफेस ऑफ द सॉलिड, ठीक है, सॉलिड के सरफेस की तरफ जो उसका अट्रैक्शन है, वो क्या बनाता है? एक सरफेस टेंशन बना लेता है। मतलब सॉलिड को कांटेक्ट में आने से पहले उसको सरफेस टेंशन को क्या करना पड़ेगा? ब्रेक करना पड़ेगा।
लेकिन सरफेस टेंशन का एक प्लस पॉइंट ये भी है ना कि अगर लिक्विड आगे चला गया है एक वाटर का, तो पीछे वाले वाटर के मोलिक्यूल को वो क्या करने लग जाता है, क्या करने लग जाता है, खींचने लगता है ना। तो इसलिए पानी इस ग्लास से इस ग्लास में ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि कोहेसिव फोर्सेस जैसे यहां से काम करते वैसे वहां से भी काम करते फिर। समझे क्या? तो ये ऐसे रीजन रहते हैं इसके पीछे, और क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, कैसे भी करके पूछ लेगा वो, कुछ भी करेगा। तो आपको थोड़ी चीजें पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे उसने बोला है दिस मॉलिक्यूल्स आर अट्रैक्टेड टू द सिमिलर वे ऑन द अदर मॉलिक्यूल आर हाइड्रोफोलिक मॉलिक्यूल्स, मतलब उसको हाइड्रोफोलिक मॉलिक्यूल बोला जाता है, मतलब उसी तरफ खींचेंगे तो such as those of the fibers of the towels, these attractive forces can be drawn water upward against the force of gravity। मतलब वो अट्रैक्टिव जो फोर्स है उनका क्या बोल सकते हैं उसको, कोहेसिव फोर्स, सरफेस टेंशन की वजह से लगा हुआ वो ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करके सारा पानी इधर ट्रांसफर, सारा नहीं करेगा, जब तक वो लेवल को नहीं आ जाते तब तक पानी ट्रांसफर करते रहेगा। ठीक है, सारा नहीं बोल सकते। तो ये वीडियो था। तो यहाँ पे आपको क्या सीखने को मिला, ये एक्चुअल में सेकंड वाला वीडियो होना चाहिए था, लेकिन ठीक है। कैपिलरी एक्शन तो नहीं बताया मैंने तुम्हें यहाँ पे, लेकिन उसका एप्लीकेशन बता दिया। ठीक है ना, कैपिलरी एक्शन तो अभी देखेंगे हम, ट्यूब्स में अलग अलग, ट्यूब्स में अलग अलग रहता है। ये सारे एक जैसी वीडियो देखो, है ना। कैपिलरी राइज देख लेते हैं। अब देखो ये जो है ना, ये कैपिलरी राइज का वीडियो है। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो एक कंटेनर लिया इसने, एक कंटेनर में क्या किया उसने, 3 वेसल्स डाली, दिख रहा है। एक की डायमीटर थोड़ी ज्यादा है, एक की थोड़ी कम है, एक की और कम है। तो ये मतलब ये कैपिलरी की तरह काम करेगी। ठीक है, सबसे छोटी वाली जिसकी डायमीटर सबसे कम रहती है वो कैपिलरी की तरह काम करती है। तो अभी देखो इसको, जैसे ये लिक्विड के अंदर डाल दिया तो क्या हो गया, दिख रहा है क्या, जिसकी डायमीटर सबसे कम थी उसमें लिक्विड सबसे ज्यादा हाइट को रेज हो गया है, दिख रहा है ना। देखो जिसकी डायमीटर थोड़ी ज्यादा थी उसमें थोड़ा कम हाइट गया है, और जिसकी डायमीटर बहुत ज्यादा थी उसकी हाइट बहुत कम हो गई है। और अगर ज्यादा हाइट ज्यादा डायमीटर हो जाती तो वो लिक्विड के लेवल में कोई फर्क नहीं दिखता है। समझा? तो इसलिए जितना छोटा डायमीटर उतना उसका हाइट ज्यादा रहता है। तो ये ऐसे क्यों होता है, ये इसकी वजह से होता है कि यहाँ पे बहुत छोटा स्पेस होने की वजह से यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। ठीक है, उसको टॉर्सिली वैक्यूम बोलते हैं। और फिर वो वैक्यूम जो होता है, ये यहाँ पे मतलब यहाँ पे प्रेशर घट गया है, और बाहर से कौन सा प्रेशर लगा हुआ है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ से उसको प्रेस कर रहा है, तो पानी यहाँ से प्रेस हो रहा है और अंदर की तरफ फिर ऊपर उठ रहा है। समझे क्या? तो ये कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, कैपिलरी एक्शन, नहीं तो कैपिलैरिटी। क्या बोलते हैं, कैपिलरी एक्शन नहीं तो कैपिलैरिटी। फिर ऐसे होता है। अब इसमें कुछ केसेस, एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, शायद नीट में पूछा गया था, इसमें है वो वीडियो में। अच्छा क्वेश्चन था। तो अगर ये क्वेश्चन नीट का क्वेश्चन, नीट वाला क्वेश्चन में क्या था, उसने बोला था एक यल लेंथ की मैंने ट्यूब ले ली। ठीक है, एल लेंथ की ट्यूब ले ली मैंने, एल लेंथ के ट्यूब के 2 टुकड़े बनाए। मतलब ये लेंथ कितना है, L/2, और ये भी L/2। नहीं समझा? मतलब फॉर एग्जांपल मैं इसको क्वेश्चन के साथ ले लेता हूँ। समझो ये टोटल मिला के लेंथ थी समझो 10 सेंटीमीटर की। तो ये मैंने जो 2 ट्यूब ली ना वो 5 सेंटीमीटर की लिए, मतलब हाफ हाफ। तो अभी इसकी हाइट कितनी थी, इतनी इतनी बढ़ गई थी ना पानी की हाइट, देखो है कि नहीं। तो अब ये तो छोटी सी बार है, तो फिर इससे पानी ओवरफ्लो हो गया। पानी फिर तो ये तो इसकी हाइट से ऊपर था ना पहले तो पानी, तो फिर इतनी छोटी होने की वजह से तो पानी तो ओवरफ्लो होना चाहिए था, फवारे जैसा, फवारे उड़ने चाहिए थे ऊपर, है कि नहीं। तो कभी पानी ओवरफ्लो नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, आप कितने भी छोटे टुकड़े डालिए। समझे क्या? तो पानी क्यों ओवरफ्लो नहीं होगा वो पूछा था उसने। समझा? हाँ, क्यों ओवरफ्लो नहीं होगा तो उसके पीछे का रीजन रहता है। अब रीजन क्या है, वो फार्मूला में डिपेंड है। और हाइट और फार्मूले में रेडियस है, रेडियस और हाइट इसका रिलेशन रहता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या रहता है,
इनवर्सली। अब रेडियस मैं किसकी बात कर रहा हूँ, कौन सी रेडियस की बात कर रहा हूँ वो समझ लो पहले। मैं रेडियस की बात कर रहा हूँ मिनिस्कस के। मिनिस्कस मतलब ये जो लिक्विड कॉलम है ना, इसके ऊपर तुमने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन तुम अगर ठीक से इसको देखोगे तो तुम्हें एक चीज नोटिस होगी, ये ऐसे कर्वेचर है, दिख रहा है क्या? लिक्विड का कॉलम देखो, दिख रहा है क्या? ऊपर इधर देखो ना, इधर। हाँ, यहाँ पे मैं देखने को बोल रहा हूँ, तुम्हें इधर देखो, कर्वेचर है कि नहीं? वो छोटा सा कर्वेचर है, क्योंकि बहुत छोटी सी ट्यूब रहती है तो वो छोटा सा कर्वेचर रहता है। हाँ, मेनिस्कस बोलते हैं, हाँ वो कर्वेचर को मेनिस्कस बोला जाता है। ठीक है, तो ये ऐसे कर्वेचर रहता है यहाँ पे, दिख रहा है क्या कर्वेचर? तो ये एक टाइप का सर्कल बनाता है, इसको मेनिस्कस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मेनिस्कस। अब ये मेनिस्कस कौन सा टाइप का मेनिस्कस है? ये कॉनकेव। कौन सा टाइप का है? कॉनकेव। कॉनकेव इसलिए क्योंकि अंदर की तरफ झुका हुआ है ऐसा। और दो टाइप के मेनिस्कस रहते हैं, एक कॉनकेव रहता है, एक कॉन्वेक्स रहता है। तो कॉन्वेक्स कैसे दिखेगा फिर? ऐसे, हाँ वैसे, मतलब ऐसे बाहर की तरफ आएगा वो, लाइक दिस, ऐसा। मर्क्यूरी में रहता है ये। इसमें रहता है मर्क्यूरी में, जिसका डेंसिटी ज्यादा रहता है मर्क्यूरी में, वो उसका मेनिस्कस ऐसा कॉन्वेक्स आता है। तो कॉन्वेक्स क्यों आता है और कॉन्केव क्यों आता है, इसके पीछे का लॉजिक हमें समझना पड़ेगा। हाँ, तो यहाँ पे चीजें देखो, ये ऐसा वाटर में होगा और ऐसा मर्क्यूरी में होगा। जब आपने लिक्विड वाटर लिया तो कॉन्केव मिलता है, मर्क्यूरी लिया तो कॉन्वेक्स मिलता है। ये कौन सा मेनिस्कस है? ये वाला कॉन्केव था, ये कॉन्केव है। और ये वाला कॉन्वेक्स मेनिस्कस है। ठीक है, तो मैं जिस रेडियस की बात कर रहा हूँ ना, वो इस रेडियस की बात कर रहा हूँ मैं, ये मेनिस्कस के, ये हाइट के बारे में। तो ये जो इसका कुछ ना कुछ तो रेडियस होगा या नहीं होगा? हाँ होगा ना, एक सर्कल है तो रेडियस होना ही चाहिए। तो ये जो रेडियस होता है इसका, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ मेनिस्कस। और ये रेडियस और ये जो हाइट होती है इसकी लिक्विड कॉलम की, ये हाइट बड़ी हुई, ये हाइट, इनका एक रिलेशनशिप होता है। वो रिलेशनशिप होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब हाइट और रेडियस ऑफ मेनिस्कस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, हाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ मेनिस्कस होता है हमेशा। समझेगा? तो ये ओवरफ्लो क्यों नहीं होता है, उसके पीछे का रीजन बता रहा हूं मैं। ओवरफ्लो इसलिए नहीं होता है कि जैसे ये ट्यूब तुम छोटी कर देते हो, वैसे इसमें अंदर का जो पानी होता है ना, वो और ज्यादा, मतलब उसका हाइट कम होने की वजह से, हाइट कम हो जाती है ना उसकी, तो उसकी वजह से उसका रेडियस बढ़ जाता है, तो सब बड़ा सर्कल बनाता है वो। मतलब ये छोटा सर्कल था ना ऐसे इतना सा, ये ऐसे बड़ा सर्कल बनाएगा एक तरह से, मतलब बड़ी रेडियस बनाएगा। तो हाइट घटने की वजह से रेडियस बढ़ जाती है मिनिस्कस की। तो मिनिस्कस की रेडियस इंक्रीज हो जाती है। तो मतलब ये पहले ऐसे मिल रहा था ना, तो अब यो ऐसा मिलेगा। तो रेडियस बढ़ गया ना अभी, बढ़ा या नहीं बढ़ा? तो हाइट अगर कम होगी तो मिनिस्कस की रेडियस इंक्रीज हो जाती है और बड़ा सर्कल बनाता है मिनिस्कस को। समझेगा? और अगर तुम बहुत कम हाइट ले लेते हो, मतलब यहाँ पे, तो यहाँ पे पूरा स्ट्रेट लाइन हो जाता है। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा सर्कल है। हाँ, ये आके बात चल रही है। अगर बिल्कुल सरफेस को ले लो तुम, तुम्हारी हाइट ही नहीं बढ़ रही, बिल्कुल सरफेस पे आ गया, इतना छोटा तुमने कंसिडर किया ट्यूब को। तो ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि बहुत बड़ा सर्कल था। समझे क्या? तो उसका वो एक छोटा सा पार्ट हमें क्या दिखता है फिर? स्ट्रेट लाइन दिखता है ट्यूब के अंदर। समझे क्या? समझे क्या? बड़े सर्कल का छोटा सा पार्ट हो, इसलिए हमें लगता है कि वो स्ट्रेट है। अगर बहुत छोटी हाइट की कैपिलरी ली तो ऐसे दिखेगा, जैसे हाइट बढ़ाओगे वैसे वैसे हाइट फिर बढ़ते रहेगा। तो एक सर्टन हाइट तक बढ़ता है। तो इसने ये क्वेश्चन पूछा था कि क्या है फिर इसका रिलेशन। तो रिलेशन होता है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और फिर हम क्या बोल सकते हैं इसमें? हम बोल सकते हैं कि एच और आर का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। समझे क्या? तो हाइट और मिनिस्कस ऑफ रेडियस का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल रहते हैं, एक बढ़ेगा तो दूसरा अपने आप खुद को डिक्रीज कर लेता है। उसकी वजह से वो फवारे नहीं होते, तो कभी वो उसकी लेवल के ऊपर जाएगा नहीं। जितनी हाइट है वो आता ही रहेगा, वो उसके ऊपर कभी नहीं जाएगा। अगर आपने उसके टुकड़े भी कर दिए तब भी नहीं जाएगा।
ऑनलाइन समझ में आया क्वेश्चन क्या पूछा था? हो. हाँ, इस वीडियो में बोला है उसने वैसे, देखो वीडियो देखो पता चल जाएगा। चालू है क्या वीडियो? देखो ये इसका, ये इसे बोल रहा है कि ऊपर नहीं चला जाता है ऐसे कभी, ठीक है ना, ऐसे यहाँ तक ही रहता है वो, लेकिन यहाँ तक रहता क्यों है वो बोल रहा है देखो अभी इसके मिनिस्कस के ऊपर ध्यान दो, ये बड़ा सर्कल हो जाएगा और ये छोटा सर्कल बन रहा है देखो ऐसे, है ना, और इसका मिनिस्कस का रेडियस कैसे हो गया, बड़ा रेडियस हो गया, तो इसका रेडियस है ग्रेटर और इसका रेडियस है स्मॉलर, तो वो हाइट घटा रहा है लेकिन उसके कंपेरिजन में फिर क्या कर रहा है, रेडियस को बढ़ा रहा है, दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते रहते हैं, समझा? ठीक है, अभी हो गया इतना, तो इतना बेसिकली तुम्हें पता होना चाहिए था, कैपिलरी कैपिलरिटी वगैरह, सरफेस टेंशन के बारे में, मॉस्किटोस का भी हमने देख लिया था कल, है ना? नहीं है क्या इधर, ये है। तो अभी देखो हमने सारी थ्योरीज को पढ़ लिया, कैपिलरी एक्शन का ये अभी देखा, अभी देखेंगे हम इसको बाद में, ये एक्सपेरिमेंट वो वाला है जो मैंने अभी दिखाया था, वो प्रेस करने के बाद इधर चला जाता है वो, है ना? फिर ये एंगल ऑफ कांटेक्ट रहता है वो बताऊंगा मैं, उसकी डेफिनेशन है वो, तो कैपिलरी एक्शन बस इतना ही होता है इसमें, तो एडहेसिव कोहेसिव फोर्सेस ऐसा ऐसी चीजें रहती है, और कौन सी चीज ऊपर आती है कोई सी चीज नीचे जाती है तो उसके पीछे रीजन रहता है, अब वो रीजन मैं बता देता हूँ, अभी टाइम है हमारे पास तो थोड़ा सा, कितना टाइम, 6 मिनट, हाँ दरवाजा बंद कर लो तो। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो, देखो हमारे पास दो कैपिलरीज थी, ठीक है, तो हमने दो कंटेनर लिए थे, तो हमने पहले यहाँ पे क्या कंसिडर किया, हमने एक वाटर कंसिडर किया और एक और कैपिलरी है हमारे पास, और हमने यहाँ पे दूसरा कंसिडर किया मर्क्यूरी, क्या कंसिडर किया, मर्क्यूरी कंसिडर किया, तो अगर ये मर्क्यूरी है और अगर ये वाटर है तो डेंसिटी किसकी ज्यादा किसकी कम, डेंसिटी इसकी ज्यादा है और डेंसिटी इसकी कम है, तो जिसका डेंसिटी कम होता है ना उसमें वो ऊपर जाता है लिक्विड, कहाँ पे जाता है, ऊपर, मतलब ये लिक्विड क्या हो जाएगा, ऊपर फ्लो हो जाएगा ऐसे, देखो ऊपर की तरफ जाएगा ऐसे, और फिर वो ना एक तरह का शेप बनाता है ऐसे, कौन सा शेप, कॉनकेव, अब कॉनकेव क्यों बनाता है उसके पीछे का भी रीजन है, तो देखो इसका जो शेप बनता है वो ऐसे बनता है, कॉनकेव वाला बनता है, ठीक है, और ये कॉन्वेक्स बनाता है, तो इसमें क्या होता है, लिक्विड उल्टा नीचे आ जाता है, मतलब ऊपर का लिक्विड कम हो जाएगा और लिक्विड उल्टा नीचे आ जाएगा, मतलब ऐसे हो जाएगा ऐसे, समझे क्या, नीचे से पानी रहता है ऐसे पूरा, तो उसका जो कॉन्वेक्स मिलता है ना वो नीचे मिलता है, सरफेस के नीचे मिलता है ऐसे, तो ये नीचे मिल रहा है ऐसे कॉन्वेक्स, ठीक है, अभी नीचे क्यों जा रहा है ऊपर क्यों जा रहा है, उसके पीछे कोहेसिव और एडहेसिव फोर्सेस के पीछे अगर, तो क्या हो रहा है इधर, अब देखो ये है वाटर और ये क्या है, इधर ग्लास है, ठीक है, तो ग्लास क्या करता है, ग्लास और वाटर के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, एडहेसिव, और वाटर वाटर के बीच में कोहेसिव, तो वो क्या जाता है, वाटर का डेंसिटी कम होने की वजह से कोहेसिव फोर्सेस कैसे रहते हैं, वीक रहते हैं, मतलब दो वाटर के मॉलिक्यूल जब एक दूसरे को खींचेंगे, ठीक है, तो वो वीक फोर्स बनाएंगे, कौन सा फोर्स बनाएंगे, वीक बनाएंगे, मतलब कोहेसिव फोर्स कैसा है, वीक है, मतलब उतना स्ट्रांग है नहीं, मर्क्यूरी के साथ कंपेयर, हाँ कंपेयर किया जाए तो, लेकिन उसके कंपैरिजन में अगर हमने वहीं पे एडहेसिव जो फोर्स लग रहा था उसका देखा तो वो ज्यादा स्ट्रांग है, मतलब एडहेसिव कहाँ पे लग रहा है, ये वाटर वाटर का मॉलिक्यूल है यहाँ पे समझो, और ये ग्लास का मॉलिक्यूल है, तो ग्लास भी तो खींचेगा ना उसको, तो यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा था, एडहेसिव लग रहा था, तो एडहेसिव वहां पे क्या रहता है, ज्यादा स्ट्रांग रहता है, ठीक है, तो क्या होता है पानी ऐसे, ये ग्लास का पानी ना ऊपर ऊपर खींच लेता है इसको देखो, ये इसलिए ऊपर चला जाता है, समझे क्या, यहाँ से ऐसे ऐसे ऊपर खींच लेता है इसको, कोपरे मतलब कोने कोने में ग्लास एग्जिस्ट है, तो ग्लास क्या करेगा, वाटर को ऊपर खींच लेगा, क्यों खींच लेगा, क्योंकि एडहेसिव फोर्स स्ट्रांग है तो ऊपर खींच लेगा, और एग्जैक्ट बीच में क्या होता है, वहां पे कोई ग्लास है नहीं,
है क्या यहाँ पे कोई ग्लास? यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल थे, तो वाटर के मॉलिक्यूल को नीचे कोहेसिव फोर्स लगाएंगे तो ये नीचे के नीचे रह जाता है, बीच वाला पार्ट नीचे रह जाता है, बाजू बाजू वाला पार्ट ऊपर चला जाता है, बाजू वाला पार्ट ऊपर चला जाता है, उसके पीछे रीजन रहता है एडहेसिव फोर्स स्ट्रांग है, और बीच वाला पार्ट नीचे रह जाता है, उसके पीछे रहता है कि कोहेसिव फोर्स उसको थोड़ा तो भी नीचे खींचेगा ना, तो थोड़ा नीचे रहता है, तो ये कॉनकेव मेनिस्कस इसकी वजह से फॉर्म होता है, समझा? एडहेसिव ऊपर खींच रहा है कोने कोने में, तो बाजू से खींच लिया, इस दैट्स व्हाई वो कर्वेचर हो गया, समझा? और यही चीज अभी इसमें क्या होगी, उल्टी हो जाएगी। तो दो, अगर यहाँ पे मर्क्यूरी है और ये भी मर्क्यूरी है, तो मर्क्यूरी को जब खींच रहा है ना तो बहुत स्ट्रांगली खींचेगा क्योंकि डेंसिटी बहुत ज्यादा है, इसमें कोहेसिव फोर्स बहुत ज्यादा रहता है। कौन सा? कोहेसिव फोर्स की हाई वैल्यू रहती है, और उसके कंपैरिजन में एडहेसिव फोर्स उतना है नहीं। तो जहां पे एडहेसिव फोर्स का कांटेक्ट आता है, देखो ये और ये मर्क्यूरी और ग्लास का, तो बहुत कम कांटेक्ट है, मतलब वो उतना खींचेगा नहीं उसको। वाई? क्योंकि मर्क्यूरी मतलब किसी को चिपकता ही नहीं है। और चिपकता क्यों नहीं है? क्योंकि उसका टेंशन इतना ज्यादा है कि वो किसी को स्टिक नहीं करेगा, ग्लास को भी नहीं करता है, समझेगा? तो एडहेसिव फोर्स बिल्कुल ना के बराबर है, समझेगा? मतलब है ही नहीं, ऐसे मान लो। तो ज्यादा सब कुछ क्या है, कोहेसिव फोर्स है। तो यहाँ पे यहाँ पे एडहेसिव फोर्स जो उसको बाहर खींच रहा था वो है ही नहीं, तो सारे मर्क्यूरी के अंदर के मोलिक्यूल खींचेंगे ना उसको, बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, सारे के सारे फोर्सेस कहाँ पे लग रहे हैं, अंदर की तरफ ऐसे, ठीक है? तो जो भी मॉलिक्यूल जा रहे हैं ना वो सारे अंदर की तरफ खींचे जा रहे हैं, दैट्स व्हाई वो स्फेरिकल बन रहा है। ये ऐसे ही वाटर ड्रॉपलेट का भी था, सारे अंदर के वाटर ड्रॉपलेट उसको क्या ऐसे अंदर खींचते रहते, दैट्स व्हाई वो क्या हो जाता है, स्फीयर हो जाता है। वही रीजन इसके पीछे भी, क्योंकि मर्क्यूरी किसी चीज को स्टिक नहीं होता, तुम कुछ भी लेके आओ उसमें वो टूट जाएगा लेकिन स्टिक नहीं होगा। तो दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या होता है, कोहेसिव टाइप का नहीं, मतलब कॉन्वेक्स टाइप का मेनिस्कस बनता है, समझे? कॉन्वेक्स तो डेंसिटी ज्यादा होने से एडहेसिव फोर्स कम हो जाता है, कोहेसिव बढ़ जाता है, दैट्स व्हाई ऐसे होता है। डेंसिटी कम होने की वजह से एडहेसिव कम हो जाता है, कोहेसिव कम हो जाता है, एडहेसिव बढ़ जाता है, दैट्स व्हाई ऐसे होता है, ठीक है? तो ऊपर ये एडहेसिव फोर्स उसको ऊपर खींच रहा था, दैट्स व्हाई ये हाइट बढ़ गई। हाइट क्यों बढ़ी उसकी? एडहेसिव फोर्स खींच रहा था ना, बाजू बाजू से ऐसे खींच रहा है ना वो, और ये नीचे दबा रहा है उसको, कोहेसिव फोर्स ज्यादा स्ट्रांग है तो वो एक्चुअल हाइट को भी गेन नहीं कर पाता, उसके भी नीचे रह जाता। तो इसलिए मर्क्यूरी में वो लेवल नीचे रहती, उसको बोलते कैपिलरी फॉल, और वाटर में लेवल ऊपर रहती, उसको बोलते कैपिलरी राइज। समझा? ऑनलाइन? और अगर कोहेसिव और एडहेसिव फोर्सेस इक्वल रहे तो? हाँ, इक्वल रहे तो रुक जाएगा वहीं पे, मतलब स्ट्रेट लेवल पे आ जाएगा। हाँ, ऑनलाइन काही प्रॉब्लेम आहे का एवढ्या कॉन्सेप्ट मध्ये? चैत्राली, आर्या, हितेश, पूर्वा, पुष्कर? ओके.